नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोह। तो इसमें कबीरदास जी का ये दोहा सबसे पहले बात है, कबीरदास जी का दोहा है। तो मिट्टी कुम्हार से क्या कहता है? मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझको क्यों रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें रौंद दूंगी, तुम्हारा शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक, तो इसका भावार्थ क्या निकला दोस्तों? इसका भावार्थ निकला कि सबका समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आप भी अपने जीवन में घमंड मत करिए, जो है उसी में खुश रहिए, ज्यादा दिखावा मत कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन। तो दोस्तों मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। ठीक है, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे, उसके भेद बताएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे, कौन कौन से समास है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं समास क्या है। तो समास की बात करते हैं। तो समास यहाँ पे जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। या फिर किताबी परिभाषा की बात कर लेते हैं। किताबी परिभाषा की बात कर लें क्या? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं तथा इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आपका किताबी भाषा में हो गया। ठीक, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं। इसी को समास कहते हैं। लेकिन जो ये शब्द बना होता है, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, लेकिन जो ये शब्द बना होता है इसको हम क्या कहते हैं? सामासिक शब्द। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आएगा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं, और उस समास से जो शब्द बना है उसको हम सामासिक शब्द कहते हैं। अब हम क्या बात करते हैं? हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं समास के तत्व, समास के अवयव कौन से, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उनके तत्वों के बारे में, को किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक, हम यहाँ बात कर लेते हैं समास के तत्व या फिर अवयव। अब कौन कौन से होते हैं? एक देखिए, समास में हम पढ़ते हैं पद की बात। जैसे एक पूर्व पद होता है, ठीक, एक उत्तर पद होता है, एक पूर्ण पद होता है, एक समस्त। ठीक, तो अब कौन कौन से हो गए? एक हम बात कर लेते हैं। एक तो जब समास शब्द बन जाता है उसको हम समास विग्रह, उसको तोड़ना समास विग्रह। तो एक हो गया आपका यहाँ पे समस्त पद हो गया, मतलब पूरा पद। एक हो गया आपका यहाँ पूर्व पद, मतलब पूर्व मतलब पहला पद। और तीसरी बात कर ले उत्तर पद, यानी कि बाद का पद। और ये आखिरी में क्या मैंने बोला? समास विग्रह। हम जैसे आपको कुछ समझा देते हैं कि कैसे एक समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह ये कैसे होगा। ठीक, जैसे कोई आ गया राजकुमार। ठीक, राजकुमार है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? पूरे को हम कहेंगे समस्त पद। ठीक, लेकिन राज और कुमार को मिलकर राजकुमार बना है, तो राज को क्या कहेंगे हम? पूर्व पद, और कुमार को क्या कहेंगे? उत्तर पद। और समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। कारक लगा के इसको हम बना देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समास विग्रह राजा का कुमार, मतलब राजकुमार। ठीक, राजा का बेटा भी हो जाए, राजा का कुमार या फिर राजा का बेटा, वो भी हो जाएगा राजकुमार। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लिए पूरे को समस्त पद कहेंगे,
पहले वाले को पूर्व पद कहेंगे, बाद वाले को उत्तर पद कहेंगे और इसका विग्रह हो जाएगा। कारक चिन्ह लगा के जब विग्रह कर देंगे तो समास विग्रह बन जाएगा। वही हमने देखिए यहाँ बताया पिछाड़ से, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास कहते हैं, विग्रह कहते हैं। देखिए समस्त पदों को अलग अलग कर दिया और क्या दिया है, समस्त पद समास विग्रह से बना नया, मतलब समास विग्रह से बना जो राज और कुमार को मिला के राजकुमार बन गया, उसको हमने समस्त पद कह दिया। और क्या कह रहा है कि समस्त पद का पहला पद पूर्व पद या प्रथम पद, इसका पहला पद पूर्व या प्रथम और बाद वाला उत्तर या बाद वाला पद। ठीक, अब हम देखिए बात करते हैं इसकी समास के प्रकार। ये तो आपका समास का तत्व था, समास की बात हम कर ली। अब हम समास के प्रकार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों दिक्कत देने वाली कोई बात नहीं है, आज हम समास आपको एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, एकदम मक्खन की तरह। आपको लगेगा कि इतना सरल कभी समास पढ़े नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ समास के प्रकार की बात कर लेते हैं। अब समास देखिए प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर। ठीक, प्रधानता मतलब जैसे पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया, अब उसमें प्रधानता, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों प्रधान, किसी में एक भी नहीं प्रधान। तो प्रधानता के आधार पर कितने हैं, प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के हैं। अब देखिए कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव हो गया आपका। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा द्वंद्व होता है, द्वा। यहाँ पे विवाह, यहाँ पे विवाह होगा। ये अब देख लीजिए, कभी कभी ये वर्तनी शुद्धिकरण में पूछ लेगा, द्वंद्व होगा, ऊपर बिंदी होगी, चाहे यहाँ ना लिखा होगा आधा, द्वंद्व। तीसरा कौन सा हो गया आपका, बहुब्रीहि समास। ठीक, और चौथा हो गया आपका तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो गया, प्रधानता के आधार पर आपका, प्रधानता के आधार पर आपका हो गया यहाँ पे अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और जो है तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास के 2 भेद, तत्पुरुष समास के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष समास आपका हो गया एक द्विगु समास और एक हो गया कर्मधारय समास। अब यहाँ देखिए प्रधानता के आधार पे अब कौन सा पद किसमें प्रधान है, आपको यहाँ पे बता दें। इसमें देखिए पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, अब द्वंद्व में देखिए दोनों पद, दोनों या समस्त पद। ठीक, अब बहुब्रीहि में देखिए कोई भी पद नहीं, कोई भी पद नहीं बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं दोनों पद के अलावा तीसरा पद। जैसे किसी का हम अलग अर्थ निकाल ले रहे हैं, ठीक, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तो वो प्रधान हो जाता है। या फिर इसको क्या कर सकते हैं, तीसरा पद, पूर्व उत्तर दोनों को छोड़ के तीसरा पद बोल सकते हैं। और तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में आपका जो है उत्तर या फिर बाद वाला पद।
ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों या समस्त पद प्रधान, यहाँ पे बहुव्रीहि समास कोई भी पद नहीं या फिर तीसरा पद कोई अलग पद निकल के आता है, और तत्पुरुष समास का उत्तर पद या फिर बाद वाला पद जो है प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद है, द्विगु समास, कर्मधारय समास। ठीक दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ तक तो आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी सबको पढ़ेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, अव्ययी भाव समास। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास में होता क्या है, अव्ययी भाव समास में आपका इसमें हमने क्या बताया था, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद को क्या बोलते हैं, और पहला पद प्रधान। ठीक, पूर्व या फिर पहला पद प्रधान होता है। और दूसरी बात कर लेते हैं इसमें, अव्यय को क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव है, अव्यय को क्या बोलते हैं, अव्यय को क्या बोलते हैं, अव्यय को बोलते हैं अविकारी शब्द, मतलब जो कोई विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। अव्यय को बोलते हैं अविकारी, जो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक, या फिर इसी को बोल देंगे उपसर्ग। इसका मतलब क्या है, कोई भी शब्द से पहले अगर आप उपसर्ग लगा देते हैं, उपसर्ग जिस शब्द में भी, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द से पहले, मैंने बताया था शब्दांश मूल शब्द से पहले जो लगाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, बाद वाले को प्रत्यय। मतलब जितने उपसर्ग वाले शब्द होंगे सब अव्ययी भाव के अंदर आएंगे। ठीक, तो कौन से, उपसर्ग वाले शब्द। ठीक, कौन सा हो गया, पूर्व पद प्रधान, पहला पद प्रधान, या फिर अविकारी शब्द, या फिर उपसर्ग वाले शब्द जो होते हैं वो अव्ययी भाव के अंदर आते हैं, या फिर जो है समान शब्द जो दो बार रिपीट हुए हैं, दो बार जो है आए हों समान शब्द। ठीक, किताब जैसे, या फिर किसी शब्द की आवृत्ति, किसी समान शब्द की आवृत्ति। ठीक, उपसर्ग वाले शब्द या फिर किसी समान शब्द की आवृत्ति। चिंता मत करिए, अभी मैं उदाहरण लेके बता दे रहा हूँ समान शब्द की आवृत्ति। अब देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं परिभाषा की किताब से क्या दिया है, कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा कोई अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द अथवा उपसर्ग हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। किसी शब्द की आवृत्ति होने पर भी अव्ययी समास होता है। ठीक, उपसर्ग, अविकारी या फिर पूर्व पद प्रधान या फिर किसी भी समान शब्द की आवृत्ति हुई होती है तो वो भी होता है। ठीक, अब उपसर्ग मैंने आपको बता ही दिया है, उपसर्ग का कैसे आप पहचान करेंगे, शुरू में कौन कौन से उपसर्ग लगते हैं। ठीक, और इसमें देखिए क्या दिया है, इसका समस्त पद वाक्य के क्रिया विशेषण का काम करता है, मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक, क्रिया की विशेषता बताएगा। और इसका समस्त पद लिंग वचन काल के कारण से अप्रभावित रहता है। तो यहाँ पे अविकारी बोला ना, अविकारी का मतलब यही होता है, अविकारी का मतलब होता है जिसपे लिंग वचन और काल या फिर कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, और विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनपे इन सब का प्रभाव पड़ता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब होते हैं, इनपे लिंग वचन और काल कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा उदाहरण के बारे में। परिभाषा मैंने आपको बोल दिया है, वो आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रतिदिन। ठीक, दिन था, हमने उसमें प्रति उपसर्ग लगा दिया, क्या बन गया, प्रतिदिन बन गया। अब इसका समास विग्रह क्या होगा,
समास विग्रह होगा हर एक दिन या फिर रोजाना, हर एक दिन। ठीक, प्रतिदिन का क्या हो गया, हर एक दिन। और थोड़ा सा आपका ले लेते हैं इसे, यथास्थान। यथास्थान, स्थान में आपने कौन सा उपसर्ग लगाया, यथा उपसर्ग लगाया, तो हो गया यथास्थान, मतलब जिसका स्थान निर्धारित हो, उसे हम क्या कहते हैं, यथास्थान। जिसका स्थान निर्धारित हो, प्रतिदिन हर, ऐसे उपसर्ग लगा के जिसमें भी आपको लगे कि हाँ उपसर्ग लगा है, वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। और हमने आपको क्या बताया था, जैसे कि वर्ण की आवृत्ति थी, वर्ण करें किसी भी समान शब्द की आवृत्ति, जैसे ये क्या हो जाए, समान शब्द की आवृत्ति वाला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धीरे धीरे, साथ साथ। अब ये मत समझिए कि आपको वहाँ द्वंद्व समास में बताया गया है हमको कि ये बीच में जिसमें योजक चिन्ह आएगा वो द्वंद्व समास होगा। वहाँ पे क्या अलग अलग रहते हैं, यहाँ पे क्या है, समान शब्द है, वहाँ पे अलग अलग शब्द। ठीक, जहाँ पे समान शब्द होंगे वहाँ पे जो है आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे चलते चलते, चलते चलते यूं ही खो जाता हूँ मैं, वही वाला चलते चलते। ठीक, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वही वाला धीरे धीरे, हम साथ साथ हैं, यही सब है। तो आपका यहाँ पे कौन सा हो गया, आपका हमने अव्ययी भाव समास जो है क्लियर कर दिया। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे दूसरे समास के बारे में, जो है द्वंद्व समास। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है कि दिक्कत ही नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, द्वंद्व समास के बारे में। हो सकता है आपका समास का जो है 3 लेक्चर हो, अगर लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया 3 में बनाएंगे, नहीं 2 में ही आपका समास खत्म हो जाएगा। अब आ गया आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व आप एक बार देखिए कितनी बार कर रहा हूँ, ये कई बार पूछ चुका है वर्तनी शुद्धि में। ये देखिए कभी कभी ऐसे दे दिया, ये भी सही है, कभी कभी ऐसे दे दिया, ये भी सही है, कभी कभी ऐसे दे दिया, कभी कभी ऐसे दे दिया। ठीक, देख लीजिए। ये हो गया आपका, तो ये तीनों सही है। कभी कभी ये दे दिया, ये दिया, ऑप्शन में मान लीजिए ये दे दिया, आप द्वंद्व खोज रहे हैं ये वाला। ठीक, तो आपको तीनों पहचानना कैसे होगा। ठीक, तीनों में से कोई भी दे सकता है। तो आइए बात करते हैं हम द्वंद्व समास के बारे में। इसमें क्या बताया था, दोनों पद जो है प्रधान होंगे। वो कैसे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला था, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद में या तो पूरक का संबंध होता है या फिर विलोम का संबंध पाया जाता है। मतलब दोनों पदों में या तो पूरक का संबंध, एक दूसरे के पूरक हो, ठीक, या एक दूसरे के विलोम हो। जैसे दिन रात, दिन का विलोम क्या हो गया, रात, एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक, ऐसे इसका यही मतलब हुआ। क्या बताया, एक दूसरे के पूरक हो या फिर विलोम, और या फिर बीच में योजक चिन्ह। अब और क्या दिया है इसमें देखिए। अब इसमें भी जो है योजक चिन्ह वाला भी बता दिया मैंने आपको, विलोम बता दिया, एक दूसरे के पूरक। ठीक, अब इसमें देखिए इसको कहते क्या है,
द्वंद्व समास में भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक। इन्हीं के आधार पर बांटे गए हैं। जैसे कुछ विलोम होते हैं तो उनको कुछ अलग बोलते हैं। ठीक, तो ये आज हम द्वंद्व समास के बारे में बात कर ले रहे हैं। कौन कौन से इनको बता दिया, तो बाकी इनके उदाहरण थोड़ा देख लेते हैं। का उदाहरण जैसे देखिए, तो इसके 3 प्रकार मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं। पहला वैकल्पिक, दूसरा इतरेतर और तीसरा समाहार। ठीक, वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। मतलब द्वंद्व समास में क्या बताया मैंने, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, विलोम जो हो सकते हैं, या फिर बीच में आपका योजक चिन्ह आ सकता है। ठीक, योजक चिन्ह का मतलब और से होगा, यहाँ पे और से होगा। ठीक, माता और पिता। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका, और मैंने कौन सा वैकल्पिक समास के द्वंद्व समास के प्रकार बता दिए, वैकल्पिक, इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आज का ये लेक्चर पूरा होता है। तो बाकी का इसके बारे में हम कल बात करेंगे पूरा डिटेल में, कैसे द्वंद्व समास में ये 3 प्रकार हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेश्चन होता है, कुछ डाउट होता है, तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।